हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम बात कर रहे हैं 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के बारे में। ऑलमोस्ट अपना चैप्टर अपने अंतिम दौर में चल रहा है। कुछ दो एक छोटी मोटी हेडिंगें हैं एनसीईआरटी में, थ्योरेटिकल तो वो नहीं दी गई हैं, पर उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और मेरा मानना है कि शायद आप वो पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ठीक भी लगेगा। ठीक है ना, मतलब इन टॉपिकों से कनेक्टेड ही हैं। ठीक है, आपने संधारित्र में ऊर्जा पढ़ ली। अपन दो एक छोटी छोटी हेडिंग है बिल्कुल, और आप बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। मेरा मानना है कि आपको वीडियो देखने के साथ साथ ही वो अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। और आज हमें पढ़ना है दो बड़ी सरल बहुत अच्छी हेडिंग जिनका नाम है उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा हानि। उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा हानि, दो हेडिंगों के बारे में हमें देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, आप वीडियो को एक बार लाइक और शेयर अवश्य कर दें। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान से देखिएगा, जो हेडिंग है उसका नाम है उभयनिष्ठ विभव, कॉमन वोल्टेज। उभयनिष्ठ विभव, कॉमन वोल्टेज। अब ध्यान से देखना इस चीज का मतलब क्या है। देखिए, अपन ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तो मैंने आपको आवेशन की 3 विधियां सिखाई थी। कौन कौन सी साहब? घर्षण, चालन और प्रेरण। अपन ने चालन पढ़ा था कि दो चालक हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। मैं मान रहा हूं कि बच्चों दो चालक हैं, इसको 1 नंबर नाम दिया, इसको 2 नंबर नाम दिया। दोनों चालकों की अपनी कोई ना कोई धारिताएं रही होंगी। पहले वाले की धारिता हम C1 मान लेते हैं, दूसरे वाले की धारिता C2 मान लेते हैं। ठीक है, पहले वाले का आवेश हम Q1 मान लेते हैं और दूसरे वाले का आवेश हम Q2 मान लेते हैं। पहले वाले का वोल्टेज कुछ V1 मान लेते हैं, दूसरे वाले का वोल्टेज कुछ V2 मान लेते हैं। मतलब मैंने दो अलग अलग चालक लिए हैं जिनके वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट हैं। V1 इज नॉट इक्वल टू V2, V1 और V2 बराबर नहीं है। ठीक है भैया, और जब अलग अलग वोल्टेज वाले दो चालक लिए जाएं और अगर इन चालकों को परस्पर कनेक्ट कर दिया जाए, दोनों चालकों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं भाई एक तार से, तो याद है ना कि जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए अथवा चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि उनके वोल्टेज बराबर ना हो जाएं। ये कहानी संयोजन से पहले थी। संयोजन के बाद इनमें आवेश का फ्लो होगा और ये जो वोल्टेज हैं, अंतिम वोल्टेज कैसे हो जाएंगे बराबर। और इस समान विभव को ही कहा जाता है उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। नाम से क्लियर करना सीखिए। हेडिंग का नाम क्या था? उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मौजूद हो। और विभव कब बराबर होते हैं आपको याद है ना? कौन सी विधि में बराबर होते हैं? चालन में। और चालन का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप दो वस्तुएं लीजिए जिनके वोल्टेज कैसे हो, अलग अलग हो, और उन्हें आप तार से कनेक्ट कर दीजिए। वापस से ध्यान से देखिएगा, क्या कहानी सुनाई मैंने आपको कि दो चालक माने, पहला चालक और दूसरा चालक, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। पहले वाले का आवेश Q1, दूसरे वाले का आवेश Q2। पहले वाले का वोल्टेज V1, दूसरे वाले का वोल्टेज V2। ये कहानी है चालकों के संयोजन से पूर्व, चालकों को जोड़ने से पहले की कहानी है ये। अब हमने क्या किया, ध्यान सुनना। वही चालक हैं, पहला चालक और दूसरा चालक, और इन चालकों को हमने कनेक्ट कर दिया एक तार के माध्यम से, या चाहे तो दोनों को परस्पर संपर्क में कैसे भी ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो बच्चों जब आपने अलग अलग वोल्टेज, मैं कह रहा हूं वोल्टेज बराबर नहीं है, B1 और B2 बराबर आपस में नहीं है भाई, ध्यान रखना। तो जब अलग अलग वोल्टेज वाले चालकों को संपर्क में लाया जाएगा या तार से जोड़ा जाएगा तो उनमें आवेश का फ्लो होगा, पर क्या उससे धारिता चेंज हो सकती है क्या, बताइए। मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि धारिता Q और B पर डिपेंड नहीं करती जब तक कि किसी एक को कांस्टेंट ना कर दिया जाए। आपने अलग अलग वोल्टेज वाले दो चालक लिए और इनको जॉइंट कर दिया, अलग अलग वोल्टेज होने की वजह से आवेश का फ्लो होगा, पर आवेश चेंज होने से वोल्टेज भी तो चेंज हुआ होगा, मींस धारिता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। धारिता अभी भी C1 और C2 है। आवेश के बारे में क्या विचार है भैया? पहले वाले का आवेश बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कंफर्म बदलेगा। हो सकता है सेम भी रहे पर बदल भी तो सकता है ना, मतलब इसके नए आवेश, पहले वाले का Q1 डैश और दूसरे वाले का Q2 डैश, दो चालक लिए अपन ने जिनकी धारिताएं C1 और C2 थी संयोजन से पहले। संयोजन के बाद ये जो कहानी आप लिखने जा रहे हो ये सब संयोजन के पश्चात। धारिताएं C1 और C2 ही है, पहले आवेश Q1 और Q2 थे, उसके बाद आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो गए। अब बात करते हैं वोल्टेज की। पहले वोल्टेज कितना था? B1 और B2 डिफरेंट वोल्टेज था, पर आपने तार से जोड़ा तो आवेश का फ्लो हुआ होगा, और वो फ्लो कब तक होगा? जब तक कि वोल्टेज बराबर ना हो जाए। मतलब इनके जो अंतिम वोल्टेज है ना, इसका अगर वोल्टेज V है तो इसका वोल्टेज भी क्या रहेगा? V। और इस अंतिम वोल्टेज का ही नाम है क्या? उभयनिष्ठ विभव। तो सबसे पहले तो उभयनिष्ठ विभव की डेफिनेशन आती है। कॉमन वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होगी कि जब अलग अलग विभव वाले चालकों को जोड़ा जाता है या संपर्क में लाया जाता है तो उनमें आवेश का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाएं। यह समान विभव ही उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ रखा है तो इस परिभाषा में कतई दिक्कत नहीं आएगी। अलग अलग वोल्टेज वाले, मैंने आपको चालन द्वारा इसमें लिखाया था कि जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक तब तक होता है जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाए। तो वहीं से अपन कॉमन वोल्टेज की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया गया तो उनमें आवेश का प्रवाह तब तक हुआ जब तक कि वोल्टेज समान ना हो गए, और यह समान विभव ही उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। अब बात आती है कि इस उभयनिष्ठ विभव का सूत्र कैसे निकाला जाए भाई। तो ध्यान से देख, आपको एक नियम पढ़ाया मैंने, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, आवेश संरक्षण का नियम याद आया ना? कांच की छड़, रेशम का टुकड़ा, रगड़ने से पहले कुल आवेश 0 था, रगड़ने के बाद भी कुल आवेश कितना है? 0। बच्चों जब आपने संयोजित किया है उससे पहले का कुल आवेश कितना है? इसका Q1 और इसका Q2, दोनों वस्तुओं का रगड़ने से पहले या सॉरी संयोजन से पहले कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2, और संयोजन के बाद कुल आवेश कितना है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। आवेश संरक्षित राशि है, इसका मतलब संयोजन से पहले आवेश बराबर संयोजन के बाद आवेश। तो देखो यहां पर संयोजन से पहले कितना आवेश था? Q1 प्लस Q2, और संयोजन के बाद कितना आवेश है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये लाइन क्या आपको क्लियर हुई? ये लाइन आई है बच्चों आवेश संरक्षण से। मैंने बहुत सारी घटनाएं पढ़ाई कि किसी भी घटना से पहले का कुल आवेश, किसी भी घटना से पहले का कुल आवेश उस घटना के बाद कुल आवेश के बराबर होता है। तो दो वस्तुएं थी मेरे पास, संयोजन से पहले कितना आवेश बैठ रहा है? Q1 प्लस Q2, और संयोजन के बाद आवेश कितना बैठ रहा है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मीन्स अगर आप आवेश संरक्षण लगाते हो तो संयोजन से पहले और संयोजन के बाद कुल आवेश बराबर रहेगा, मतलब Q1 प्लस Q2 का मान Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर आएगा। अब धारिता का सूत्र इस्तेमाल करो, C बराबर Q अपॉन B होता है ना, तो Q का सूत्र तो अब तक रट गया होगा ना भाई, CV। Q बराबर क्या होता है? CV। तो Q1 देखना है तो इसकी धारिता कितनी है? C1। वोल्टेज कितना है? B1, C1 B1। Q2 देखना है, धारिता कितनी है? C2। वोल्टेज कितना है? B2। Q1 डैश देखना है, धारिता कितनी है? C1। वोल्टेज कितना है? B। Q2 डैश देखना है, धारिता कितनी है? C2। वोल्टेज कितना है? B। मतलब मैंने Q बराबर CV लगाया
तो Q1 आ गया C1B1, Q2 आ गया C2B2, Q1 डैश आ गया C1B, Q2 डैश आ गया C2B। हमें यहां से V कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देख, क्या C1B1 प्लस C2B2 बराबर, दिमाग लगा ले, क्या इन दोनों में से V कॉमन आएगा, और B कॉमन आने के बाद में क्या ये C1 प्लस C2 बन जाएगा। आपको तो B कैलकुलेट करना है, मीन्स नीचे ले आओ, तो V इज इक्वल टू C1B1 प्लस C2B2 बटा C1 प्लस C2, दिस इज योर कॉमन वोल्टेज। इसे कहा जाता है उभयनिष्ठ विभव। बहुत सरल सिस्टम है ना। उभयनिष्ठ विभव दिमाग में आ गया ना, कि अलग अलग वोल्टेज वाले चालकों को आपने जोड़ा, संपर्क में लेके आए, आवेश का फ्लो तब तक हुआ जब तक वोल्टेज समान ना हो गए, तो वो समान विभव ही उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो कहां से निकल के आया, कि आवेश संरक्षण रहता है ना, तो संयोजन से पहले कुल आवेश और संयोजन के बाद कुल आवेश बराबर है। पहले कुल आवेश कितना Q1 प्लस Q2, बाद में कुल आवेश कितना Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों को बराबर किया, Q बराबर CV इस्तेमाल किया, C1B1 C2B2 C1V C2B, V कॉमन लेकर के, और फॉर्मूला आ गया C1B1 प्लस C2B2 बटे C1 प्लस C2, आपका उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से फॉर्मूला अपने को याद कर लेना है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ जल्दी से इस हेडिंग को एक बार नोट करते हैं, फिर अगली हेडिंग की ओर रुख करेंगे। बहुत इजी हेडिंग है ना, सभी लोग हेडिंग डाल रहे हैं उभयनिष्ठ विभव, सभी लोग हेडिंग लिखे हैं उभयनिष्ठ विभव। अब तो नाम से भी क्लियर होने लग गया होगा ना, उभयनिष्ठ विभव मतलब दोनों का विभव, दोनों का मतलब दोनों चालकों का विभव, और विभव बराबर कब होता है, जब आप संपर्क में लेके आते हो ना। देखिए कॉमन वोल्टेज की डेफिनेशन लिखिएगा मेरे साथ साथ, है ना, दिख रहा है ना सबको, कि जब अलग अलग विभव वाली, जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, सुनना बहुत ध्यान से, जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, तो इनमें आवेश का प्रवाह तब तक होता है, तब तक होता है जब तक कि, तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाएं। यह समान विभव ही उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। यह समान विभव ही क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ। पर डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देख लीजिए भाई सब ना। क्लियर। तो अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को आप संपर्क में लेके आए, उनमें आवेश का फ्लो हुआ, कब तक हुआ, जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाए, ठीक है। और ये समान विभव ही क्या कहलाएगा भाई, उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। अच्छा, अब दो तरीके हैं, या तो आप लैंग्वेज बना के लिखें कि माना दो चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 हैं, आवेश Q1 Q2 हैं, विभव V1 V2 हैं, संपर्क में लाने के पश्चात धारिताओं में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये आपको पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि संपर्क में लाओगे तो आवेश चेंज होगा, आवेश चेंज होगा उसी रेशियो में वोल्टेज चेंज होगा, और Q और V अगर दोनों सेम रेशियो में चेंज होते हैं तो C पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं इस चीज़ को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको ठीक भी लगेगा। मैंने दो चालक मान लिया भैया, देखो पहला चालक और ये दूसरा चालक,
इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2। ये कहानी है संयोजन से पूर्व, चालकों को जोड़ने से पहले। ठीक है, अब दोबारा सुनना। फिर दो चालक ले लिए हमने, इनकी धारिताएं C1 और C2, इनको हमने कनेक्ट कर दिया कोई तार के माध्यम से। जब कनेक्ट कर दिया होगा, मतलब ये जो कहानी बनने वाली है, ये कहानी बनने वाली है संयोजन के पश्चात। अच्छा, धारिताएं तो C1 C2 ही हैं। रही बात आवेश की, तो आवेश का फ्लो हुआ होगा। इसका आवेश कुछ Q1 डैश और इसका आवेश Q2 डैश। अंतिम वोल्टेज तो बराबर हो जाएगा, अंतिम वोल्टेज तो बराबर हो जाएगा। इसका वोल्टेज भी B और इसका वोल्टेज भी B। और ये जो वोल्टेज आया है अंतिम वोल्टेज B, इसी को तो कॉमन वोल्टेज नाम दिया गया है और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो B का मान कैसे ज्ञात किया जाए वो आप ध्यान से देखना। चैप्टर नंबर 1 में हमने आवेश संरक्षण पढ़ा था, आवेश संरक्षण पढ़ा था। तो आवेश संरक्षण बताया गया था कि किसी भी घटना से पहले का कुल आवेश उसी घटना में, उस घटना के बाद का जो कुल आवेश है उसके बराबर आता है। घटना से पहले कुल आवेश, घटना के बाद कुल आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित। तो इनको जोड़ने से पहले कुल आवेश कितना था, एक का Q1 और एक का Q2 है, तो कुल आवेश कितना हो गया होगा, Q1 प्लस Q2। और जोड़ने के बाद कितना आवेश है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मतलब Q1 प्लस Q2 का मान Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर आएगा आवेश संरक्षण से, है ना। तो मैं लिखता हूं इस बात को, चूंकि आवेश संरक्षण से कौन सा नियम अप्लाई कर रहे हैं अपन, चार्ज कंजर्वेशन। और आवेश संरक्षण क्या कहता है वो लिख दीजिए कि संयोजन से पूर्व कुल आवेश बराबर संयोजन के पश्चात कुल आवेश। जोड़ने से पहले कुल आवेश और जोड़ने के बाद कुल आवेश कैसा होगा, समान होगा। तो संयोजन से पहले कितना आवेश है वो आप इस डायग्राम में देखिए, Q1 प्लस Q2, और संयोजन के बाद कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है साहब यहां तक। अब Q का फॉर्मूला, C का सूत्र हमारे पास एक ही रामबाण टॉनिक है, C बराबर Q अपॉन B। तो Q बराबर कितना आया, CV। तो Q1 तो बन जाएगा C1B1, Q2 बन जाएगा C2B2, Q1 डैश बन जाएगा C1B और Q2 डैश बन जाएगा C2B। क्लियर। और ये जो V है ये कॉमन वोल्टेज है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। कर दीजिए साहब, कैसे करेंगे, सुना सा करो। इन दोनों पक्षों में से B को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बन जाएगा C1 प्लस C2, सॉरी इक्वल, और इस वाले पक्ष को उधर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, C1B1 प्लस C2B2। आपको कॉमन वोल्टेज ज्ञात करना है ना, तो C1B1 प्लस C2B2 बटा C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ किस चीज का साहब, उभयनिष्ठ विभव का। C1B1 प्लस C2B2 बटा C1 प्लस C2 उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। क्लियर है। एक बार आप जल्दी से इसको छाप दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल हेडिंग थी, पूरी हेडिंग 20 मिनट में खत्म हो गई। अगर वोल्टेज पहले बराबर होते तो ये चीज नहीं होती है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना भाई, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं, किसी बच्चे ने ना लिया हो तो वो स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अपन आगे बढ़ते। देखिए नेक्स्ट वो हो गया। इसके बाद में एक टॉपिक है, वो लिखिए आप,
ऊर्जा हानि। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है साहब, वो है अपना ऊर्जा हानि, ब्रैकेट में डेल्टा यू। अब ये क्या समस्या है, इसको भी देखते हैं ध्यान से। देखिए, साफ कर देना इसको। कॉमन वोल्टेज, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा भाई। कुछ हिस्सा हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा था, आवेश संरक्षण लगाया, कुछ खास नहीं किया अपन ने, बस एक लाइन काम की है ये वाली। और इसमें Q बराबर C भी अपने को आता है, मान जमाते गए अपने वोल्टेज, और ये आवेश संरक्षण हुआ, चालन द्वारा आवेशन हुआ, सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा चुका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ऊर्जा हानि। अब ऊर्जा हानि का मतलब क्या है वो आप देखिए। तो ऊर्जा हानि, हानि का मतलब शायद कमी हो रही होगी। तो जो सिस्टम अपन ने अभी लिया है, दो चालक माने, उनकी धारिताएं लिया, आवेश लिया, वोल्टेज लिया, और फिर उनको संपर्क में लाए, ऐसा ही कुछ सीन क्रिएट करना है, ध्यान से देखना। देखिए, ऊर्जा हानि समझना, विचार वापस से दो चालकों पर ही करिए, पहला चालक और दूसरा चालक। ये कहानी तो रहेगी संयोजन से पूर्व, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले। ठीक है, अब दूसरी कहानी सुनना, पहला चालक और दूसरा चालक, और आपने कनेक्ट कर दिया है तार के माध्यम से। ये कहानी रहेगी संयोजन के पश्चात। अब सुनना आप ध्यान से, दो चालक हैं, पहले की धारिता C1 और इसकी धारिता कितनी मान लें, C2। संयोजन के बाद भी धारिताएं तो C1 और C2 ही रहेंगी, क्योंकि जब आप चालक को जोड़ोगे तो उनमें आवेश का आदान प्रदान रहा होगा, और आवेश का आदान प्रदान होने से धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि C जो है, धारिता जो है, वो Q और B पर डिपेंड ही नहीं करती है। किस किस चीज पर डिपेंड करती है, चालक के आकार पर, माध्यम पर, निकटवर्ती चालक की उपस्थिति पर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना, है ना। अच्छा, इसका आवेश मान लिया Q1, इसका आवेश मान लिया Q2, संयोजन के बाद इसका हो जाएगा Q1 डैश, इसका हो जाएगा Q2 डैश। क्लियर है ना। वोल्टेज, इसका मान लो B1, इसका मान लो B2, बाद में तो वोल्टेज को बराबर होना ही है, कॉमन वोल्टेज जो नाम आ जाएगा, पता है ना अपने को। ऊर्जा और ले लेते हैं एक नया नाम, पहले इसकी ऊर्जा U1, इसकी ऊर्जा थी U2 जोड़ने से पहले। अब इसकी ऊर्जा हो गई U1 डैश और इसकी ऊर्जा हो गई U2 डैश। तो नाम देखो, नाम से कहानी क्लियर होगी, ऊर्जा हानि। हानि का मतलब शायद पहले ज्यादा ऊर्जा थी, बाद में ऊर्जा कम हो गई। ऊर्जा लाभ होता तो पहले ऊर्जा कम होती। देखो, संयोजन से पहले ऊर्जा है कितनी, वो तो देखो आप। संयोजन से पहले ऊर्जा है सर U1 और प्लस U2, U1 प्लस U2, और संयोजन के बाद कितनी ऊर्जा है, U1 डैश प्लस U2 डैश। हेडिंग कौन सी पढ़नी है, ऊर्जा हानि। तो क्या लग रहा है कौन से पक्ष में ज्यादा होगी, पहले ऊर्जा U1 प्लस U2 थी, घटकर के U1 डैश प्लस U2 डैश हो गई। देखो, जब आपने दोनों चालकों को तार से जोड़ा होगा तो आवेश का फ्लो हुआ होगा, आवेश का प्रवाह हुआ होगा, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग हैं। B1 और B2 कैसे हैं, अलग अलग। अगर B1 और B2 बराबर होते तो आवेश का फ्लो नहीं होता, फिर आपकी ऊर्जा हानि नहीं होगी। याद रखना इस पॉइंट को, सबसे लास्ट में लूंगा मैं, ठीक है ना भाई। तो जो चालक अपन ने पहले अलग अलग रखे हुए थे, जब आपने इनको अटैच किया, आपने इनको जोड़ा, तो इनमें आवेश का आदान प्रदान हुआ होगा, और आवेश का आदान प्रदान होने से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगी, ऊष्मा के रूप में चली जाएगी। कहने का मतलब ऊर्जा के मान में क्या आएगी, कमी। मेरी बात समझना, अगर मैं ऊर्जा हानि का सूत्र लिखना चाहूं हिंदी में, ऊर्जा हानि, तो शायद ऐसा लग रहा है क्या कि संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा माइनस संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा। अरे ऊर्जा हानि का यह सूत्र समझ में आया क्या आपको, भैया, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा
और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो ऊर्जा हानि कहलाता है। सिंबल के फॉर्मेट में लिखना, ऊर्जा हानि को लिखो डेल्टा यू, है ना। जोड़ने से पहले कुल कितनी ऊर्जा है, U1 प्लस U2, और जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा है कुल, U1 डैश प्लस U2 डैश। अरे ऊर्जा हानि की डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि जब अलग अलग विभव वाले चालकों को जोड़ा जाता है तो इनमें आवेश का फ्लो होता है, और आवेश का प्रवाह होने की वजह से कुछ ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है, यही कमी ऊर्जा हानि कहलाती है। ये सूत्र बना के नहीं बना। अब बात आती है सूत्र के चयन की। याद कर, ऊर्जा जब भी हमने पढ़ी है, ऊर्जा के 3 सूत्र पढ़े साहब। Q और C की टर्म में Q स्क्वायर अपॉन 2C, C और B की टर्म में हाफ CV स्क्वायर, और Q और B की टर्म में हाफ QB। 3 सूत्र में से यहां कौन सा काम मिले और क्यों, दिमाग लगा ध्यान से। कौन सा काम मिले और क्यों, तो दिमाग लगा। क्या कांस्टेंट है, कौन सी चीज, QCB 3 राशियां है ना, कौन सी चीज कांस्टेंट है, तो धारिता पर विचार जाएगा कि सर जोड़ने से पहले धारिता C1 और C2 है, जोड़ने के बाद भी धारिता C1 और C2 है, मींस वो सूत्र काम में लो जिसमें धारिता आ रही हो। धारिता कांस्टेंट रही है ना, धारिता में बदलाव नहीं आया, तो जिस चीज में बदलाव नहीं आया उसे कंसीडर करिए पहले तो सर धारिता के टर्म में 2 सूत्र हैं अब, Q स्क्वायर अपॉन 2C और हाफ CV स्क्वायर। C के अलावा हम Q को चुने या V को, Q को चुने या B को, ध्यान से देख, Q को या V को, तो B चुनने में फायदा है कि देखो पहले का वोल्टेज तो एग्जैक्ट पता ही है V1 और V2, पर बाद का वोल्टेज भी पता है, VV कॉमन वोल्टेज है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। आवेश के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, पहले का आवेश पता है Q1 Q2, बाद का आवेश Q1 डैश और Q2 डैश। एक्चुअल में Q1 डैश की वैल्यू कितनी है वो किसी को नहीं पता है आप में से। मेरी बात समझ में आ रही है। इस सिस्टम में धारिता कांस्टेंट रही है और ओबेनिस्ट विभव वोल्टेज मुझे पता है पीछे वाला, तो वो सूत्र काम में लीजिए बच्चों जिसमें C और V कंसीडर हो रहे हों, और C और B की टर्म में जो सूत्र आता है वो है हाफ CV स्क्वायर। मतलब अब आप U का जो सूत्र काम में लोगे वो सूत्र होगा हाफ CV स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई ना। ऊर्जा में अगर कुछ समझने लायक कुछ चीज है तो वो है सूत्र का चयन किस ढंग से किया जाए। क्योंकि धारिताएं बदली नहीं है, C कांस्टेंट रहा है, और वोल्टेज की जानकारी है क्योंकि आप कॉमन वोल्टेज पढ़ चुके हो, तो वो सूत्र काम में लीजिए जिसमें C और B काम में आ रहे हो, और C और B के रूप में ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर। मतलब आसान शब्दों में कह दूं कि ऊर्जा का सूत्र काम में लेना है सर जी हाफ CV स्क्वायर। लगाइए बच्चों, डेल्टा U बराबर U1 मतलब इसकी ऊर्जा, हाफ CV स्क्वायर क्या कहता है, हाफ धारिता कितनी है C1 और वोल्टेज कितना है V1, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। अरे हाफ CV स्क्वायर समझ में आया, प्लस इसकी ऊर्जा कितनी है हाफ C2 B2 स्क्वायर। मतलब मैंने ऊर्जा का सूत्र काम में लिया है हाफ CV स्क्वायर, तो U1 हो गया सिस्टम में, देखो आप इसमें से हाफ धारिता C1 वोल्टेज V1 तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 हो गया हाफ C2 B2 स्क्वायर। क्लियर कहानी यहां तक, इनको तो एक कोष्टक में बंद कर दिया, माइनस U1 डैश कितना आया हाफ C1, क्या वोल्टेज V है कॉमन वोल्टेज, तो हाफ C1 V स्क्वायर, और दूसरे वाले का कितना आया हाफ C2 V स्क्वायर। हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आई सबको। आगे बढ़ाइए भाई, क्या किया जाए बताओ। अपने को तो डेल्टा U निकालने का है, ध्यान से देख, अच्छे से देखना। देखो सब में से 1/2 कॉमन आ रहा है, जितने भी सूत्र हैं, जितने भी आपको चीजें दिख रही होंगी, सब में से 1/2 भाई साहब कॉमन आ गए। अब 1/2 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा वो आप लिखिए। देखिए बच्चों क्या बचा यहां से, क्या यहां पर C1 B1 का स्क्वायर बचा, और यहां पर C2 B2 का स्क्वायर बचा, आया ना। माइनस, देखो ध्यान से, हाफ तो आपने कॉमन ले ही लिया है, C1 B स्क्वायर प्लस C2 B स्क्वायर में B स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इस B स्क्वायर को बाहर निकालिए
और जब बी स्क्वायर कॉमन आ गया, हाफ पहले कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा होगा C1 प्लस C2। लिख दीजिए C1 प्लस C2। कुछ खेल समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो बड़ा आसान तरीके से आप थोड़ा कूल डाउन होके पढ़ोगे तो मजा आएगा। टॉपिक था ऊर्जा हानि। आपने चालकों को अटैच किया तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, तो ऊर्जा हानि निकालने के लिए पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा घटा रहा हूँ। सूत्र बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। सूत्र कौन सा काम में लिया? C कांस्टेंट है, वोल्टेज की जानकारी है, तो C और B के टर्म में हाफ C B स्क्वायर, U1 का, U2 का, U1 डैश का, U2 डैश, सारे मान जमाए। कैलकुलेट करने का बड़ा ही प्यारा तरीका है कि एक कोटे दो सब में से कॉमन आ रहा है, दो कोष्टक एज इट इज आ गए और उन दोनों में से B स्क्वायर बराबर वोल्टेज है, कॉमन वोल्टेज वो भी कॉमन। अब B की वैल्यू जमा देना, तो इनको पता है, आप जानते हो B की वैल्यू तो सर C1 B1 प्लस C2 B2 बटा C1 प्लस C2 है। कॉमन वोल्टेज थोड़ी देर पहले ये तो पढ़ा है, इसीलिए पढ़ाया था। अब और भी काम में लूंगा, ध्यान रखना। तो फिर सर जी क्या करना चाहिए बच्चों? डेल्टा यू बराबर 1/2 तो आप कॉमन ले चुके हो, अब जमाओ मान। देखो C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, इनको तो छेड़ना ही नहीं अपने को, माइनस। अब दिमाग लगा, क्या V का मान जमा दिया जाए, ये वाला C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2, जमाइए B की जगह C1 B1 प्लस C2 B2 बटा C1 प्लस C2। स्क्वायर है तो ऊपर का स्क्वायर अलग कर दो, नीचे का स्क्वायर अलग कर दो। कोई तकलीफ है इस बात में? भैया V स्क्वायर की वैल्यू जमाइए ना, तो V की वैल्यू जमाइए और स्क्वायर अलग अलग कर दिया। इनटू में V स्क्वायर के अलावा बच्चों साथ में C1 प्लस C2 और चल रहा है, C1 प्लस C2 और चल रहा है। अब सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाना। देखो C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, नीचे स्क्वायर है ना C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ऊपर C1 प्लस C2 एक ही है तो वो कट जाएगा। इसके बटे में एक मान लो, इसके बटे में एक मान लो। कैसे कैलकुलेट किया जाए बताओ? डेल्टा यू बराबर 1/2। देखो ध्यान से, इन सब का जो लघुत्तम निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा C1 प्लस C2। एक का भाग दिया तो ये गया C1 प्लस C2 बार, और C1 प्लस C2 का इस टर्म से गुणा करना है C1 B1 के स्क्वायर से। कैलकुलेट करना कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं होती है। थोड़ा नीचे लिखता हूँ ना, इस स्टेप में आएगा नहीं, दोबारा देखिएगा। डेल्टा यू हम निकाल रहे हैं 1/2, सब में से कॉमन दिख रहा है। अब आप चेक करिए आराम से, क्या नीचे लघुत्तम C1 प्लस C2 आ गया, एक का भाग दिया आपने C1 प्लस C2 बार गया, और C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई इस टर्म से करूंगा, तो पहले C1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और C2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो C1 C2 B1 का स्क्वायर। क्लियर है एकदम बिल्कुल? अगला स्टेप सॉल्व कीजिए। 1 का भाग देंगे तो C1 प्लस C2, फिर C1 से गुणा करूंगा तो C1 C2 B2 का स्क्वायर, प्लस C2 को गुणा करूंगा तो C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट अगला स्टेप, माइनस में जगह नहीं इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। C1 प्लस C2 का भाग एक बार गया होगा, स्क्वायर को खोल दीजिए। चूंकि बाहर चिन्ह माइनस का है, वैसे तो A प्लस बी का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB आता है, पर बाहर माइनस की वजह से दिमाग लगा लो, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 B1 B2, कुछ ऐसी टर्म बचेगी भाई। देखो C1 B1 स्क्वायर से C1 B1 स्क्वायर कट जाएगा, C2 B2 स्क्वायर से C2 B2 स्क्वायर कट जाएगा, तो डेल्टा U बराबर 1/2। जब आप इन सब में से कॉमन लोगे ना, तो इन सब में से कॉमन दिखेगा C1 C2, C1 गुणा C2 कॉमन दिखेगा। जब C1 C2 कॉमन ले लिया होगा तो यहाँ बचा होगा B1 का स्क्वायर, C1 C2 कॉमन ले लिया होगा तो यहाँ बचा होगा B2 का स्क्वायर, C1 C2 कॉमन ले लिया होगा तो यहाँ बचा होगा माइनस 2B1 B2, और नीचे बच्चों C1 प्लस C2। कहानी क्लियर है? तो डेल्टा यू का सूत्र क्या बन गया होगा? डेल्टा यू का सूत्र क्या बन गया होगा? देखो ध्यान से देखना, ऊपर C1 C2 और नीचे 2 C1 प्लस C2, और ये ब्रैकेट बन रहा है B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर।
ये सूत्र है ऊर्जा हानि का। देखो सूत्र मैं आपको प्रूफ करा सकता हूं, याद तो समय के सापेक्ष आपको खुद को करने होंगे। देखिए 2 सूत्र पढ़ लिए आज के लेक्चर में अपन ने, पिछले 35-40 मिनट में अपन ने 2 सूत्र सीख लिए साहब। एक तो उभयनिष्ठ विभव का सीखा हमने, एक तो उभयनिष्ठ विभव का सीखा। तो उभयनिष्ठ विभव में आया C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2, और एक सीखा ऊर्जा हानि का C1C2 बटा 2C1 प्लस C2, धारिता वाला पोर्शन हो गया, ब्रैकेट में B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। दिमाग लगाओ, अगर पहले से वोल्टेज बराबर होते तो जोड़ने के बाद आवेश का प्रवाह नहीं होता, और आवेश का प्रवाह नहीं होता तो ऊर्जा हानि भी नहीं होती। इस सूत्र में अगर B1 और B2 बराबर हो जाए ना, तो क्या ये टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब टोटल ऊर्जा हानि कितनी आ जाएगी, जीरो। कोई ऊर्जा का लॉस नहीं होगा। तो ये बात क्लियर है कि ऊर्जा का लॉस तभी होता है जब अलग अलग वोल्टेज वाले चालकों को आपस में जोड़ा जाता है। आ रही है बात समझ? बहुत सरल तरीका था, पहले ऊर्जा माइनस बाद में ऊर्जा, हाफ CV² लगाया, उभयनिष्ठ विभव का मान जमाया, सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा। मेरे साथ साथ नोट करेंगे अच्छे से आप लोग, है ना? कोई डाउट होगा तो साथ में समझेंगे। हेडिंग लिखें बच्चों आप, ऊर्जा हानि। हेडिंग लिखिए सभी आप, ऊर्जा हानि। तो डेफिनेशन बनाओ। ऊर्जा आने के लिए जो मुख्य शर्त है वो है कि आप जिन चालकों को जोड़ रहे हो ना, उनके वोल्टेज अलग अलग होने ही चाहिए। अगर समान वोल्टेज के चालक जोड़ दिए तो ऊर्जा की हानि किसी भी कीमत पर नहीं होगी, है ना? तो आप लिखेंगे कि जब अलग अलग विभव वाले चालकों को जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह होता है। ये लाइन समझ में आई सबको, कि अगर हम अलग अलग विभव वाले चालकों को परस्पर अटैच कर देंगे, परस्पर जोड़ देंगे, तो उनमें आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होता है, जिससे ऊर्जा के मान में कमी आती है। पता है ना कमी कैसे आई होगी? क्योंकि जब आवेश का प्रवाह होगा तो कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो एग्रीगेट एनर्जी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, मान में कमी आती है। यही कमी ऊर्जा हानि कहलाती है, इसी को हम एनर्जी लॉस कहते हैं। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से ये बात समझाता हूं। दो चालक ले लो, पहला और दूसरा, ये हैं संयोजन से पूर्व, और फिर दो चालक आप बना दीजिए, वही सेम चालक हैं जब आपने इनको अटैच कर दिया है। संयोजन के पश्चात, ठीक है ना, इसकी धारिता आप C1, इसकी धारिता C2, तो जोड़ने पर धारिता में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट काम में लिया है। आवेश बच्चों, इसका मानते हैं Q1, इसका मानते हैं Q2, तो इसका हो जाएगा Q1 डैश, इसका हो जाएगा Q2 डैश। वोल्टेज इसका मानते हैं V1, इसका मानते हैं V2, बाद में तो वोल्टेज बराबर आ जाएगा, और इसी को कहेंगे कॉमन वोल्टेज उभयनिष्ठ विभव। ऊर्जा इसकी U1, इसकी U2, अब इसकी आ जाएगी U1 डैश और इसकी आ जाएगी U2 डैश। आने क्लियर है? तो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा है U1 प्लस U2, और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा है U1 डैश प्लस U2 डैश। ठीक है, तो हम ऊर्जा हानि लिखते हैं, अतः
ऊर्जा हानि का सूत्र क्या बनेगा? संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा माइनस संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा। इन दोनों का डिफरेंस तो होगा, संयोजन से पहले कुल ऊर्जा और संयोजन के बाद कुल ऊर्जा का जो डिफरेंस होगा उसी को हम कहेंगे ऊर्जा हानि। अब थोड़ा सिंबल के फॉर्मेट में लिखो इस चीज को। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा हानि को तो आप डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर दें। संयोजन से पहले कुल ऊर्जा कितनी है? पहले वाले की U1, दूसरे वाले की U2, तो कुल आ जाएगी U1 प्लस U2 माइनस संयोजन के बाद कुल ऊर्जा कितनी है साहब? U1 डैश प्लस U2 डैश। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब बात आती है कि ऊर्जा का कौन सा सूत्र काम में लिया जाए और क्यों। क्योंकि ऊर्जा में तो 3 सूत्र हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है, हाफ सी बी स्क्वायर है, हाफ क्यू बी है। तो इस सिस्टम में आप देखोगे तो धारिताएं कांस्टेंट हैं, सी कांस्टेंट है, और सटीक जानकारी वोल्टेज के बारे में है, क्योंकि पहले वोल्टेज V1 V2 है, बाद का आवेश नहीं पता, Q1 कितना है, Q1 डैश कितना है, Q2 डैश। ये जरूर है कि योग कांस्टेंट रहा होगा, पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता फिलहाल, ठीक है। पर वोल्टेज के बारे में जानकारी है कि जो लास्ट का जो वोल्टेज रहेगा ना वो होगा ओबेनिस्ट विभव। क्लियर? तो सूत्र मुझे काम में लेना चाहिए हाफ सी वी स्क्वायर, तो वो मैं जमाता हूं, ध्यान से देखना यहां पर। डेल्टा यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर काम में लूंगा ना, तो U1 पहले वाले की है तो हाफ C1 B1 स्क्वायर, दूसरे वाले की यहां आएगा नहीं ना, थोड़ा उधर ऊपर लेते हैं, ये स्टेप पूरा नहीं आ पाएगा, 4 फॉर्मूला है ना, ऊपर ले लेते हैं इस चीज को। डेल्टा U बराबर U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 हाफ C2 B2 स्क्वायर। ये U1 प्लस U2 हो गया, माइनस U1 डैश हाफ C1 V स्क्वायर और U2 डैश हाफ C2 V स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? अब सॉल्व कर लो सिंपल तरीके से। क्या करना है, सबसे पहले तो 1/2 सब में से कॉमन आ रहा है, 1/2 को कॉमन लो, 1/2 कॉमन लिया तो ये बन गया होगा C1 B1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर, माइनस, देखो ऐसा करो, 1/2 आपने कॉमन ले लिया है, दोनों टर्मों में से B स्क्वायर और कॉमन आएगा और ये बन जाएगा C1 प्लस C2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर हम V की बात करें तो ओबेनिस्ट विभव का सूत्र आप पढ़ चुके हो, चूंकि V बराबर होता है C1 B1 प्लस C2 B2 बटा C1 प्लस C2। ये वाली वैल्यू अगर मैं ऊपर जमा दूं तो डेल्टा U बराबर 1/2 तो बाहर ही है अपना, मान जमाइए, क्या ये C1 B1 स्क्वायर C2 B2 स्क्वायर माइनस V की वैल्यू जमाएं, V की वैल्यू है C1 B1 प्लस C2 B2 बटा C1 प्लस C2। अब V स्क्वायर है तो ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर अलग, और मल्टीप्लाई करना है C1 प्लस C2 से। यहां तक कहानी समझ में आ गई सबको? अब देखिए, C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, इसके बटे में 1 मान लो, इसके बटे में 1 मान लो, डेल्टा U बराबर 1/2 बाहर आ चुका है और इन सब का लघुत्तम आने वाला है C1 प्लस C2। 1 का भाग दूंगा तो C1 प्लस C2 बाहर जाएगा और C1 प्लस C2 का इस टाइम से गुणा करूंगा, C1 का गुणा करूंगा तो C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, और C2 को गुणा करूंगा तो C1 C2 B1 का स्क्वायर। आता है इतना, कैलकुलेट करना है ना। फिर 1 से भाग देंगे तो C1 प्लस C2 गुणा इसमें करेंगे, C1 C2 B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर। क्लियर? माइनस C1 प्लस C2 का भाग एक बार गया होगा और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो देखो स्क्वायर खोल लो, A प्लस B के स्क्वायर से क्या निकल करके आएगा, C1 स्क्वायर B1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर
प्लस 2C1C2B1B2, ऐसी तो टर्म निकल करके आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखो डेल्टा यू बराबर, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा स्टेप यही है। एक मानिए आप पहले ऊपर की टर्म लिख लेते हैं ना, C1B1 स्क्वायर, सॉरी C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1C2 B1 स्क्वायर, C1C2 B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर। अब बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, और माइनस 2C1C2 B1B2 बटे C1 प्लस C2। अब जो टर्म कट रही हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए। C1B1 स्क्वायर से C1B1 स्क्वायर कट जाएगा, और C2B2 स्क्वायर से C2B2 स्क्वायर कट जाएगा। तो डेल्टा U 1/2 तो बाहर आ ही चुका है, इन सब में से कॉमन आ रहा है C1C2। तो जब C1C2 कॉमन लिया तो यहां बन गया होगा B1 का स्क्वायर, अगले स्टेप में बचा होगा B2 का स्क्वायर, और अगले स्टेप में माइनस 2B1B2, नीचे C1 प्लस C2। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है, अगले स्टेप में डेल्टा U बराबर, अब ध्यान से देखना, धारिताओं वाले स्टेप को लिख लो एक साथ। ऊपर से तो C1C2, नीचे से 2, और ब्रैकेट में है C1 प्लस C2, और जो बची हुई चीज है B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर माइनस 2B1B2, इस टर्म को हम लिख सकते हैं B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो जो ऊर्जा हानि का सूत्र आया, सूत्र अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट याद कर लें तो बेटर रहेगा। ओवेनिस्ट वेव ऑफ C1B1 प्लस C2B2 बटे C1 प्लस C2, उम्मीद है याद हो गया होगा, है ना। और ऊर्जा हानि का है C1C2 बटे 2C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। अगर B1 और B2 बराबर होते, अगर पहले से इनके वोल्टेज बराबर होते तो जोड़ने के बाद आवेश का प्रवाह ना हुआ होता, और आवेश का प्रवाह ना हुआ होता तो ऊर्जा हानि किस चीज के लिए होगी। देख B1 और B2 बराबर जमा के देख ले, डेल्टा U का मान निकल करके आता है 0। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आप अच्छे से याद कर लेना। क्लियर? अब आप छापो इस चीज को पूरा ढंग से।